मुल्की सियासत में -1 का मामला गर्म है, जो अब -3 और -160 -160 तक पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की -1 से मुतालिक असेंबली की तकरीर के बाद शेख रशीद ने -3 की बात कर दी, जबकि नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि अगर होगा तो -160 होगा। -1 की ये सारी बहस मुतालबात पूरे ना होने पर इत्तेहादी जमात BNP मैंगल की हुकूमत से लेदगी, काफ लीग की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इशाइये में शिरकत ना करने, इसके अलावा तनकीद करने और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इंटरव्यू के बाद शुरू हुई। 28 जून को वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अरकान असेंबली और इत्तेहादियों को इशाइया दिया था, जिसमें काफ लीग और BNP मैंगल ने शिरकत नहीं की थी। इस इशाइये से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि रोज़ सुबह खबर मिलती है, आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है। जबकि 30 जून को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असेंबली से खिताब में गैर मामूली तौर पर अपनी हुकूमत से मुताल्लिक फिर वजाहत की और कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी हुकूमत नहीं जाने वाली या हमारी कुर्सी बहुत मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता। अपोजिशन चाहती है कि मेरे ऊपर दबाव डालकर -1 करवा कर बच जाएं, लेकिन -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई नहीं छोड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं, कल नहीं हैं। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। और देखो, शेख रशीद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि -1 की बात आई तो -3 होगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद की और कहा कि अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो बाज़ वुज़रा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोग अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। सिस्टम लपेटना, ये गुजारिश है PTI के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी वज़राबाज कर रहे हैं। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गेंद हमारी कोर्ट में है कि हम कैसा डिलीवर कर पा सकते हैं, हम इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है और आज उन्होंने कहा है कि अगर होगा तो -160 होगा। जहाँ तक ये -1 -3 है, ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो अफराद -1 -3 की बातें कर रहे हैं ये उनसे सवाल करें, क्योंकि ये -1 तो हम हमेशा सुनते आए हैं। -1 जमात के अंदर होता है और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। आज मुझ जैसे लोग जो हुकूमत की टर्म पूरी करने पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, 5 साल की टर्म पर यकीन रखते हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें खुद पार्टी के रहनुमा आकर बता रहे हैं। इत्तेहादी जमात BNP मैंगल हुकूमत से अलहदा हो चुकी है, काफ लीग भी हुकूमत से नाराज़ है और काफ लीग के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज एक ख़त भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मीडिया के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की जानिब तवज्जो दिलाई है। चौधरी शुजात हुसैन ने ख़त में लिखा है कि इत्तेहादी जमात के सरबरा की हैसियत से मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप उसको तनकीद के पैराहे में नहीं लेंगे, बल्कि हुकूमत के सामने जो भी इस्लाह की बात की जाती है उसे तनकीद में नहीं लिया जाता। हुकूमत और मीडिया के दरमियान कुर्बत के बजाय ऐसे फासले पैदा करवाए जाते हैं जिसमें दूरियां पैदा करवाने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है और रियासत के इस्तेहकाम के लिए इस सुतून का इस्तेहकाम होना भी ज़रूरी है। मीडिया से मुहाज़राई किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने ख़त में लिखा कि मैंने पहले भी रोजनामा जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक आपको आगाह किया था और अब
चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल करने पर आपको खत लिख रहा हूं। 24 न्यूज के खिलाफ हालिया कार्रवाई से इस तासुर को तकवीत मिल रही है कि रियासत के चौथे सुतून को निशाना बनाया जा रहा है। आइन में दिए गए इज़हार राय के आज़ादी के हक को सलब किया जा रहा है, जबकि वतन अजीज को पहले ही से कई तरह के बहरानों का सामना है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, मगर FBR के चेयरमैन फिर बदल दिए गए। वज़ीर आज़म कहते थे मैं बहुत टैक्स इकट्ठा करूंगा। ये बार बार की तब्दीली के हवाले से उन्होंने एक मिसाल दी थी असेंबली में, पिछली तकरीर में इज़हार दी थी। ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी जिंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। फख्र होता था PIA में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर। 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव PIA के हटाए गए हैं। PIA के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में। मैं सिंपली बात करता हूं, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? आपने अगर क्योंकि मेरा तजर्बा है, एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना, उसके 10 कैप्टन बदल दे 11 साल में, वही बैठ जाएगी। वज़ीर आज़म तजर्बे से बता रहे थे, उसके कुछ दिन बाद एक दफ़ा फिर FBR का चेयरमैन बदल दिया गया है, चेयरपर्सन बदल दी गई हैं। हालांकि वज़ीर आज़म खुद ये कहते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, जो कुछ दूसरों ने कहा वो हमने आपको दिखाया, और वज़ीर आज़म की अपने तहत देखें, चीफ सेक्रेटरी बार बार पंजाब के बदलते हैं, IG पंजाब बार बार बदलते हैं, FBR के चेयरपर्सन बार बार बदले गए हैं। इस तरीके से कैसे मुल्क आगे चलेगा? खुद शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं नहीं है -1 के हामी, मगर ये मुल्क चल नहीं रहा है। देखिए, फ्रेंकली इतना भी बड़ा क्राइसिस नहीं है जितना कि शाहिद खान अब्बासी साहब वगैरह जो बात है वो करते हैं। जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसमें अपने इश्यूज रहते हैं, ये इश्यूज हैं। मतलब इकोनॉमी का अगर है तो क्या इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी कैसी चल रही है, इस वक्त बरतानिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है। लेकिन ये बात है कि जो फ्रेंकली इशू हमारा ये गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और PMN की गवर्नमेंट से तो फ्रेंकली बहुत बेहतर गवर्नमेंट चल रही है, और फेडरल गवर्नमेंट का तो स्पेशली मैं समझता हूँ कि इनसे बहुत बेहतर चल रही है। बट प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि हमारे से एक्सपेक्टेशन जो लोगों की हैं वो हमारे इससे बहुत ज़्यादा है, और उनको भी मीट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब ये जो बात, फॉर एग्जांपल आपने जो मिसालें दी हैं, या बड़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस आई हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इसकी ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये कोई मतलब सिंपल उस तरह की नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैं गया NRTC हरिपुर में, तो PM साहब ने मुझे वापसी के ऊपर उनका जो कमेंट था वो ये था कि ये असल काम जो करने वाले हैं ना वो ये है, और हम रोजाना रूटीन में फंसे रहते हैं, रोजाना ये आ जाता है, इशू आ जाता है वो। तो मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में अगर आप कोई इस्लाहात की कोई बात कर सकते हैं, अगर आप कोई डिसेंट की बात कर सकते हैं, तो आप इमरान खान के अलावा किससे कर सकते हैं? अगर किसी का कोई कद है जिससे आप कोई बात कर, जिससे कोई एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हैं, तो इमरान खान के अलावा आप किससे कर सकते हैं? ये जो बातें मैं करता रहता हूँ इधर उधर, फ्रेंकली ये अगर मैं ये इमरान खान ना हो और मैं किसी और पार्टी में हूँ तो मैं तो पार्टी से ही फारिग हो चुका हूँ। सो फ्रेंकली अगर हम उम्मीद करते हैं कि आप ना पार्टी से फारिग हो, ना वजारत से फारिग हो, और तहरीक इंसाफ में जो वजारतों का क्राइटेरिया है वो इस बात पर ना हो कि वज़ीर आज़म की तारीफ़ें कोई कितनी करता है, अपोजिशन की बुराइयां कोई कितनी करता है, और कोई वज़ीर आज़म पर तनकीद कितनी करता है। मगर आपने कहा दूसरों से तो बेहतर ही है। फैज़ल साहब, मैं अगर आप ही से पूछ लूँ, अगर आप कहें कि जी शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरी थी, मगर सवाल ये हो कि शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार में किसकी हुकूमत बेहतर थी, तो आप क्या कह पाएंगे कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत बेहतर है? आपकी अपनी ख़राब कारकर्दगी आपके लिए मसला है, दूसरों को अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बन गई है। देखिए, फ्रेंकली मेरे ख्याल में जो प्रोविंसेस हैं उनको साथ देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, और जिस तरीके से वो एक अपना विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें सभी को अपना हिस्सा जो है वो डालने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें ये एक बात तो अगर आप ये कहें कि जी जो रिफॉर्म प्रोसेस जो आपने वादा किया था वो नहीं हुआ, और मैं को नहीं 100% हो गया, तो मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर इस मुल्क में कोई रिफॉर्म्स का, इस्लाहात की या गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोई इनिशिएटिव को ले सकता है तो इमरान खान ले सकता है। सो आई विल स्टे विद इमरान खान, आई विल पुट माय होप्स ऑन इमरान खान। और जिस तरह से, और मेरा ख्याल है ये है कि फ्रेंकली कुछ इसमें रियलाइजेशन जो है वो है भी, और इसमें काफ़ी जो है वो सोच विचार जो है वो चल भी रही है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो चंद महीने हैं उनमें जो आपके बड़े तल्ख सवाल हैं उनके जवाब आपको अमली तौर पे मिलेंगे। तो जो साहब, इस बात का एहसास है कि जो अप्रोच थी वज़ीर आज़म की खुद की बड़ी सिंपलिस्टिक थी,
उन्हें लगता था कि मैं जब ईमानदार क़यादत आएगी तो लोग खुद ब खुद टैक्स देंगे, 8,000 अरब रुपए टैक्स जमा हो जाएगा। वो नून लीग से भी कम टैक्स जमा किया। जैसे ही हम आएंगे तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बहुत सारा पैसा होगा हुकूमत के पास, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बहुत सारे डॉलर्स होंगे। हमारे पास ना डॉलर्स हैं ना पैसा है। तो ये जो बड़ी सिंपलिस्टिक सी अप्रोच थी उनकी, अब उन्हें एहसास हुआ है कि गवर्नेंस असल में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। ब्यूरोक्रेसी की टीम बनानी पड़ती है, अपनी वजारतों की टीम बनानी पड़ती है। बार बार ब्यूरोक्रेसी बदल रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। एक प्रॉपर टीम करके गवर्नेंस करनी पड़ती है मुल्क की। नहीं, ये बातें आपकी सही हैं। एक आपको टीम की, स्पेशली ब्यूरोक्रेटिक टीम जो है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो ही डिलीवरी जो है वो तो ब्यूरोक्रेसी ने करनी होती है। अगर ब्यूरोक्रेसी की टीम आपकी सही नहीं है और आप उसकी सिलेक्शन जो है वो उस तरह की नहीं है जो आपके विजन के मुताबिक चल सके, तो उसमें प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कुछ जो फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं, जो मैं अब भी फ्रेंकली बात करता हूँ, बात तो होती है कि मीडिया के ऊपर नहीं होनी चाहिए, अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इसमें हमें पहले साल में ही हमें इसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए था, और हमें चाहिए था कि हम इसकी प्राइवेटाइजेशन को जितनी जल्दी हम आगे ले जा सकते हैं उसकी तरफ हम लेके जाते। इसी तरह से कोई और फंडामेंटल डिसीजन जो है वो शायद हमें जल्दी कर लेने चाहिए थे, लेकिन अभी भी खैर वक्त हाथ से नहीं गया, और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान ये फैसले जो है वो जल्द करेंगे। और ये जो आपने जिस तरीके से जिन इश्यूज की तरफ पॉइंट आउट किया है, मुझे मेरे ख्याल में कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब ऑल्सो हैज अ फुल आई वुड से के रियलाइजेशन ऑफ दैट, और वो सख्त फैसले करने की बिल्कुल उसमें पोजीशन में है और माइंड में। मतलब ये आपने आम बात की, पहले साल में कुछ फैसले करने थे, मगर इसमें भी क्या सिर्फ फाइनेंस टीम पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है? वज़ीर आज़म का अपना विजन था कि मैं प्राइवेटाइज नहीं करूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं सरमाया पाकिस्तान के जरिए मुल्क चलाऊंगा, तो जिम्मेदारी उनकी अपनी नहीं है? देखिए फ्रैंकली ये मैं अगर इसके ऊपर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, मैं आपको एक बात का, तो मैं चूंकि मैं काफ़ी उनके साथ मेरा जो है वो जो वक्त मेरा गुजरा है और काफ़ी करीब गुजरा है, मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे एनालिस्ट हैं, और वो ना अपनी, अगर आई वुड से कि उनका जो एक समझिए कि एक चीज़ों को एनालाइज करने का जो उनका एक है वो उनमें बिल्कुल है, और ये नहीं है कि वो इतने समझिए कि वो जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल फेस वैल्यू पे ले लेंगे और चीज़ों को नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि उनके एनालिसिस जो है वो काफ़ी हद तक वो समझते हैं कि चीज़ें सही जा रही हैं या ख़राब जा रही हैं, और फिर वो कई चीज़ें जो हैं वो जब समझ लेते हैं कि ये चीज़ नहीं है, तो फिर वो सख्त फैसला करने से कभी नहीं घबराए। मतलब अगर वो सख्त फैसले करे भी, वो कहते हैं मैं माफियाओं से लड़ रहा हूं, मगर हर माफिया आपकी हुकूमत में ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। इतनी लंबे अरसे के लिए 80 रुपए से चीनी ऊपर कभी नहीं रही पाकिस्तान में, पेट्रोल महंगा हो जाता है, आटा वज़ीर आज़म कहते हैं कि किसी ने भी होर्डिंग की मैं नहीं छोड़ूंगा, लोग होर्डिंग करते हैं और फिर महंगा भी कर देते हैं। सारे माफिया भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन देना, उसके साथ नीचे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की टीमें। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबों ने अलहदा इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मिनिस्ट्रीज ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलहदा करनी है, और ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है हमारा, वहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत ज़्यादा। मसलन कंस्ट्रक्शन का पैकेज है, आप देखें इतनी देर हो गई है, इतना इम्प्लिसिस है प्राइम मिनिस्टर का उसके ऊपर, वो रोजाना कुछ ना कुछ जो है उसमें लाइन लिख के आ जाते हैं जी ये हो गया वो हो गया, नहीं लग सका। सो जब तक ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है और उसको जो आप समझिए कि जो ज़रूरत है उसको करने की, वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो है। मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का विजन तो बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल सही सोचा हुआ है, और उनका एनालिसिस भी बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो इसके ऊपर भी अब काफ़ी जो है वो अब तैयार है उसको ठीक करने में। जो सब अब आप खुद क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, एक आज चौधरी शुजा हुसैन साहब ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को, जिसमें मीर शकील रहमान के हवाले से, और फिर अब चैनल 24 का जो लाइसेंस मनसूख किया गया है उस हवाले से सवाल उठाया गया है। तो इसमें मसला ये कि अगर किसी चैनल के लाइसेंस में मसला है, तो मगर नज़र आ रहा है कि जो टारगेटिंग है वो उन्हीं चैनल्स की हो रही है जो हुकूमत पर, वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हैं, वरना ऐसे बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं। आप तो खुद विक्टिम है इस बात के, आपने हेट स्पीच भुगती है, आपने नफरत आमेज़ मवाद किस तरह हो रहा है। चैनल्स के लाइसेंसेस में भी मसला है, मगर क्योंकि वो वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हैं तो उनके खिलाफ पैमरा कोई कार्रवाई नहीं करता, दूसरे चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एक पूरा पैटर्न है जो चौधरी शुजा हुसैन साहब भी कह रहे हैं। देखिए जी, फ्रेंकली बात यह है कि अगर इसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं
ये लाइसेंसेस के लिए दिया था और इसके लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको ठीक कर देना चाहिए। आपका 950 के करीब 800 के करीब अगर लोग जो है उसमें मुलाजम है, उनकी नौकरियां जा रही हैं, तो जाहिर है कि ये एक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इस तरह से नहीं कर सकती कि लोगों को इस तरह से नौकरियां चली जाएं और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कोई एक्शन ही ना ले। सो इसको मेरी नज़र में जो एक इनका जो एक इशू है उसको रिजॉल्व होने चाहिए। और मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ, किसी भी मीडिया ग्रुप से, किसी भी मीडिया चैनल से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। बट अगेन आई वुड से प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता, ये तो उनकी टीम ने करना है। और अब जो टीम है शिबली फराज और जनरल आसिम, अब इससे ज़्यादा तो प्रोफेशनल टीम जो है वो नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि वो ये इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। वैसे साहब, आज आपने ट्वीट भी किया, आपका जो डिपार्टमेंट इस हवाले से काम कर रहा है, वेंटिलेटर सब लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्टेबल सरप्लस सबकी बड़ी ज़रूरत है। कितना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको लगता है आगे जाके किरदार हो सकता है और एक्सपोर्टेबल सरप्लस फिर पैदा हो सकता है? ये शायद देखिए, हम $2.1 बिलियन का जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद $1 बिलियन की हम सर्विस एग्रीमेंट्स करते हैं। अब ये जो असल में जो वेंटिलेटर हमने यहाँ पे बनाए हैं, इसका जो असल लीप फॉरवर्ड है वो ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है वो बनने जा रही है। सो हम यहाँ पे तो अपना स्टेथोस्कोप भी खुद नहीं बनाते, हम अपना थर्मामीटर भी खुद नहीं बनाते, हम अपनी ब्लड प्रेशर मशीन भी खुद नहीं बनाते, हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन इसके नतीजे में हमारा जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमने एक्चुअली 2 प्लान शुरू किए हैं। एक प्लान हमारा ये है कि हम इसकी रिप्लेसमेंट कर सकें, जो हमारी इंपोर्ट है $1 बिलियन हम 3 साल में उसको नीचे लाना चाहते हैं। इसी तरह से जो केमिकल्स हैं $2.3 बिलियन के हम इंपोर्ट करते हैं, उनमें से $1 बिलियन के केमिकल्स हम बनाते हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं, हम उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। सो हमारा जो इमीडिएट प्लान है 3 साल का, उसमें हम ये $2 बिलियन की सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। $2 अरब की बड़ी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी अगर ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया, फौजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।